नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम मीडिया मंथन में। मैं हूं कवीन सचान। मीडिया मंथन में आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर झूठ के बढ़ते चलन और अफवाहों की। आए दिन फेसबुक, ट्विटर और सोशल साइट्स पर ऐसी खबरों की भरमार होती है जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता तक नहीं होता। इस मंच का इस्तेमाल अपशब्द कहने के लिए भी किया जा रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर न सिर्फ अफवाहों और झूठी खबरों का चलन तेजी के साथ बढ़ा है, बल्कि कोर्ट की सुनवाई और फैसलों की भ्रमित करने वाली झूठी कहानी भी फैलाई जाती है, जो बेहद चिंताजनक है। वरिष्ठ वकीलों ने तो यहाँ तक टिप्पणी की कि सोशल साइट्स ट्विटर पर उनके लिए इतने अपशब्दों का इस्तेमाल होता है कि तंग आकर उन्होंने अपने अकाउंट्स तक बंद कर दिए। आज मीडिया मंथन में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार वर्तिका नंदा। वर्तिका, स्वागत है आपका। वर्तिका कई संस्थानों में वरिष्ठ पदों पर रही हैं और वर्तमान में लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता विभाग की प्रमुख हैं। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं सोशल साइट समाचार फॉर मीडिया.com के उपसंपादक अभिषेक मेहरोत्रा। अभिषेक, स्वागत है आपका। अभिषेक को पत्रकारिता में करीब 15 साल का अनुभव है। हमारे साथ तीसरे मेहमान मीडिया समीक्षक विनीत हैं। विनीत कई बड़े अखबारों में स्तंभकार हैं और कई मीडिया संस्थानों में काम किया है। चौथे खास मेहमान जाने माने साइबर लॉ विशेषज्ञ विराग गुप्ता हैं, जो कई बड़े अखबारों में स्तंभकार हैं और कानून के साथ साहित्य पर कई किताबों का लेखन कर चुके हैं। हम इन चारों ही मेहमानों के साथ 3 अहम सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारा पहला सवाल है कि सोशल मीडिया से कितना फायदा या फिर कितना नुकसान हो रहा है आज के दौर में, और हमारा दूसरा सवाल कि क्या इस पर नियंत्रण के लिए कोई प्रावधान है, अगर नहीं तो क्या प्रावधान हो सकते हैं, और तीसरा सवाल कि इस पर लगाम कैसे लगेगी, जो अफवाहें या झूठी खबरों का चलन बढ़ा है इसको हम कैसे रोक सकते हैं। शुरू करते हैं चर्चा, और शुरुआत में करूंगा अभिषेक आपसे, क्योंकि आप सोशल साइट्स चलाते हैं और कई जगहों पर आपने काम किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, हम और आप तो लगातार चिंतित हैं, अब सुप्रीम कोर्ट कहता है और एक संविधान पीठ को मामला भी जा रहा है कि असल में सोशल साइट्स क्या सिर्फ दिग्भ्रमित करने वाली खबरें, उन्माद फैलाने वाली खबरें, झूठ या तथ्यों से दूर हटकर गुमराह करने वाली खबरों का एक अड्डा बन गया है? क्या इससे सहमत हैं? देखिए, जब सोशल मीडिया की शुरुआत हुई तो शुरुआत में इसमें क्या था कि काफ़ी पॉजिटिव खबरें आ रही थी, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो अब धीरे धीरे जो हो रहा है तो इसमें अब धीरे धीरे नेगेटिविटी बढ़ी है। जैसे आपने कहा, बहुत सारी ह्यूमर्स वाली खबरें आ रही है, तो उसको अब कंट्रोल करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि तमाम खबरों में हम देखते हैं कि कुछ ऐसी खबरें होती है जो कि बहुत बड़े स्तर पर फैल जाती है, जिसका कि नुकसान, जैसे अभी मैं एग्जाम्पल के बताऊँ, मुंबई में जिस तरह से भी स्टैम्पेड हुई, भगदड़ मची, तो उसमें एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया जिसमें दिखाया कि एक महिला कि कोई पुरुष मदद करा, लेकिन जब जिस तरह का वो वीडियो था उसमें म्यूट वीडियो था, तो उसके बाद क्या हुआ, वो एक अखबार ने खबर लगा दी कि उस तरह का हुआ, लेकिन बड़ी बात है फिर अखबार ने दूसरे ने उस पर माफ़ी मांगी। तो मेरा कहना यही है कि उसमें नेगेटिविटी है, लेकिन हमें खुद समझना होगा किस तरीके से हम उसको करें, क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि सोशल मीडिया सिर्फ नेगेटिव फैलाता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी पॉजिटिव खबरें भी हमें वहाँ से मिलती है, तमाम जानकारी हमें मिलती है। पहले जैसे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन था कि हम अपनी विचार कहाँ व्यक्त करें, तो सोशल मीडिया के आने के बाद ये हुआ कि आज सबके पास एक प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी बात कह सकते हैं, आपको बात कहने का अधिकार की एक प्लेटफॉर्म मिल गया, वो पहले नहीं था। तो मेरा यही कहना है कि सोशल मीडिया एक 2धारी तलवार है जिस पे आपको बड़ा संभल कर चलना होगा। वर्तिका, वाकई ये इंस्ट्रूमेंट अच्छा दिखता है, अच्छा लग भी रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये मैं कहूँ कि चुटीले तरीके से, और जहाँ पर ये पेंट्रेशन, जहाँ पर इसका वार है वो बहुत खतरनाक है, उससे फिर कैसे बचें? देखिए, इंफॉर्मेशन हाईवे के तौर पर तो ये एक ऐसा हाईवे है जो वाकई सबके काम का है, लेकिन इस हाईवे में अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं, और दुर्घटनाएं बल्कि ज़्यादा होती हैं। अभी अभिषेक ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, माफ़ी। ये माफ़ी यहाँ से गायब है, क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए ऐसा लगता है कि जैसे कुछ नहीं होगा। आप इतिहास की तरफ देखिए, जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई, या जब हमारे पास इकलौता रेडियो का माध्यम आकाशवाणी था, या प्रिंट मीडिया जब अपने शुरुआत के दौर में था, और आज भी कहीं कोई गलती होती थी, कोई चूक होती थी, माफ़ी मांगी जाती थी, और यही वजह थी कि माफ़ी ना मांगनी पड़े, इसलिए बहुत संभल के चला जाता था। अब हम जिस दौर में है वो सिटीजन जर्नलिज्म का दौर है, जहाँ पर टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन पूरी तरह से ना भी होने पर, जर्नलिज्म की पूरी जानकारी ना भी होने पर, हर शख्स को ऐसा लगता है कि वो किसी सूचना के भंडार पर बैठा है और वो उसे तुरंत कहीं भी प्रसारित कर सकता है। इससे बचने का जो सबसे ज़रूरी कारगर तरीका हो सकता है वो ये कि हमें कुछ नियम तय करने होंगे। अगर कोई ऐसा करेगा, उसके साथ क्या कोई सज़ा दी जा सकती है, क्या कोई सज़ा मापदंड कोई बन सकता है, और ऐसी सज़ा भी ना हो कि जो बहुत ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ जाए,
लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर हो, एक ऐसा प्रावधान ज़रूर हो ताकि नकली खबर को प्रचारित करने वाले लोग किसी घबराहट में ज़रूर रहें। अभी जिस तरह ट्रोलिंग होने लगती है, बड़े लोग तो फिर भी कह लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील ये तब भी कह सकते हैं हमारे साथ ट्रोलिंग हो रही है, बड़े अभिनेता अभिनेत्रियां भी कह सकती हैं, लेकिन ट्रोलिंग तो आम लोगों के साथ भी होती है, तो वो कहाँ जाएंगे? तो वो सबको एक बराबर हम स्तर पर आके और फिर हम कुछ नतीजे निकालें कि क्या होना चाहिए। विनीत, आपका भी एक लंबा अनुभव रहा है और कई सारे जब आपने आर्टिकल लिखे हैं उनके पीछे ज़रूर कुछ बड़े कारण रहे होंगे। जिस तरीके की ट्रोलिंग होती है और सोशल साइट्स अगर किसी एक शख्स, किसी एक समाज, किसी एक खबर को लेकर दिग्भ्रमित करने वाली खबरें फैला रहे हैं और उसके पीछे कई बार बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ भी जाते हैं, इसे कैसे देखा जाए? और जो अभिषेक कह रहे हैं कि अच्छी खबरें भी होती हैं, लेकिन अगर कोई एक भी खबर गलत तरीके से फैल गई तो वो फिर कितनी बड़ी हानिकारक होगी समाज के लिए, देश के लिए, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जब हम बात कर रहे हैं और जिन हम मूल्यों की गिरावट और साख की बात कर रहे हैं, तो ये चिंता सामाजिक स्तर की भी चिंता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जो पूरा प्रतिनिधित्व है वो समाज का प्रतिनिधित्व है। और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि जानकारी की कमी, तकनीक के अभाव के कारण ऐसी चीज़ें हो रही है, क्योंकि जिस ट्विटर और सोशल मीडिया के अलग प्लेटफॉर्म से मैं गुजर रहा हूँ उसमें बहुत अनुभवी पत्रकार, बहुत पुराने संपादक, बहुत पुराने लोग जिनकी अपनी प्रतिष्ठा रही है, वो उन भाषा का, उन अपशब्दों का और उन गड़बड़ियों को लिखते हैं जो शायद वो क्लासरूम में या न्यूज़ रूम में नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक मानसिक मनोवृत्ति भी है, तो इसका एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप जिसको चूक कह रहे हैं, आप जिसको भूल कह रहे हैं, आप जिसको गड़बड़ी कह रहे हैं, वो बहुत ही सुनियोजित तरीके से एक उद्योग भी है, वो एक अपनी इंडस्ट्री है। वॉर रूम जो चल रहे हैं सारे राजनीतिक दलों को, वो एक इंडस्ट्री है। आईटी सेल जो चल रहा है जहां से ट्रोल कंटेंट पैदा किए जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं, ये सब अपने आप में इंडस्ट्री है। तो हमारी चिंता तो व्यक्तिगत स्तर की हम कर रहे हैं, लेकिन जहां से प्रभाव और असर पैदा हो रहा है वो बहुत व्यापक है, जो कि हमारी पकड़ और पहुंच से बाहर है। तो आप रेगुलेशन और इन चीज़ों पर जब हम आएंगे तो हम जो बात करते हैं, रेगुलेशन किसका करेंगे? जो इस पर रेगुलेट करेंगे, जो इस पर नियम कानून बनाएंगे, उनके ही आईटी सेल चल रहे हैं, उनके ही वॉर रूम चल रहे हैं। तो इसलिए बहुत ही मामला पेचीदा है, आसान है नहीं। यानी खतरनाक ट्रेंड की तरफ बढ़ता दिख रहा है। विराग, मैं अगर कंपेयर करूं सोशल मीडिया हिंदुस्तान में, अगर पिछले मैं 7 से और 8 साल का देखूं आंकड़ा, जहां पर आता है इसके बाद वो बड़ा होना शुरू होता है। लेकिन यूरोपियन देशों की बात करूं या दूसरे ऐसे मुल्कों पर जहां पर पिछले 15 से 20 साल से ये चल रहा था और सलीके से चल रहा था, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा क्या है कि अफवाह और झूठ इस पर हावी हो गया और सच्चाई या फिर अच्छी बातें या अच्छी खबरें थी वो दरकिनार हो रही हैं? फ़र्क क्या है दोनों भारतीय सोशल मीडिया में और दुनिया के दूसरे देशों में? भारतीय सोशल मीडिया और दुनिया के दूसरे देशों को सोशल मीडिया में फ़र्क सिर्फ एक है कि यूरोप के जिन देशों की आपने बात की वहाँ पे कानून का शासन चलता है। भारत में कानूनों की संख्या ज़्यादा है पर कानून का पालन शायद ही होता हो। कल एक खबर आई थी कि दिल्ली की 95% जो बिल्डिंग्स हैं वो उनमें अवैध निर्माण है। ये दिल्ली की हालत है। तो म्यूनिसिपल लॉज तो हर जगह है, लेकिन दिल्ली में उनका पालन नहीं हो रहा है, दूसरी जगहों पे कैसे होगा? सोशल मीडिया भी इसी तरीके से है। सोशल मीडिया के 3 पक्ष हैं, एक व्यक्ति जो लिख रहा है, दूसरा एक जो आईएसपी है जो उसको ट्रांसमिट कर रहा है, और तीसरा एक कोई जहाँ पर कोई मैगजीन है, कोई अखबार है जहाँ से चीज़ें आ रही हैं। तीनों जगहों पे सही तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं। जो लिख रहा है उसकी जवाबदेही नहीं है। लगभग 25 से 30% लोग फेक हैं। फेसबुक की अपनी खुद की रिपोर्ट के हिसाब से 8 से 9% उनके यूजर्स फेक हैं। इंडस्ट्री के हिसाब से ट्विटर के 30% लोग फेक हैं। 30%। ये फेक लोग हैं। ये फेक लोग इस्तेमाल किए जाते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से ट्रोलिंग करने के लिए। इन्हीं के नाम से सारी चीज़ें होती हैं। अब दूसरे नंबर पे आती है आईएसपीज आती हैं, उनकी जवाबदेही क्या है वो बोलते हैं हम तो इंटरमीडिएट हम ही नहीं है। तीसरे नंबर पे एक फ़िल्टर होता है। तो जैसे मान लीजिए किसी मैगजीन में है, अब आपने कोई लेख लिखा, अब उसमें भद्दे कमेंट आने लगे, तो उसमें जो वहाँ का जो हेड है, आईटी हेड है, वो उसका समझिए एडिटर है, उसकी जवाबदेही है कि फिल्ट्रेशन के बाद ही उन कमेंट्स को आने दे। लेकिन होता क्या है कि हम जल्दबाजी के चक्कर में फिल्ट्रेशन है ही नहीं,
तो हम इस सोशल मीडिया के हमने समुद्र को बना दिया है, पर उस समुद्र के प्रवाह को अब व्यवस्था नियंत्रित नहीं कर सकती है। इसलिए हर लोग अपने अपने तरीके से इसको मिसयूज़ कर रहे हैं। बिजनेस अपनी तरीके से मिसयूज़ कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने तरीके से मिसयूज़ कर रही हैं, और इस मिसयूज़ से इन कंपनियों का व्यापार बढ़ रहा है, उस व्यापार में टैक्स नहीं दे रहे हैं, इसलिए सबकी इनकी चांदी है और हम सब लोग व्यथित हैं, जबकि हम कुछ कर नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट भी व्यथित हो रहा है। वर्तिका, ब्रेक से पहले मैं एक कमेंट चाहूँगा जो विराट ने कहा, बहुत अहम, कि हमने सिस्टम तो अपना लिया, लेकिन जो उसके टूल थे, जो सेफ गार्ड थे, वो हम छोड़ देते हैं। हम सीधे बिजनेस में आते हैं, मॉडल कॉपी किया और आगे बढ़ रहे हैं, तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, और कुछ फेसलेस कम्युनिकेशन भी है, जैसे अभी विराट कह रहे हैं, वो बात सही है कि कुछ ऐसे बहुत सारा एक बड़ा हिस्सा है जो कि जिनके बारे में पता नहीं वो कौन है, उनकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं, वो किस देश से हैं, किस प्रांत से ही पता नहीं है, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्स देते हैं। वो उनके पास हर चीज़ का एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, और वो पूरा का पूरा गुट एक साथ किसी पर हावी होता है एक साथ। ये कैसे होता है? अगर हम यही इस एक गुट को बुलाएं कि हम अगर दिल्ली जैसे शहर में भी अगर हम कोई आंदोलन करना चाहें या किसी एक मुद्दे पर मिलाना चाहें, बुलाना चाहें लोगों को, तो आपको दिल्ली के बड़े बड़े जगहों पर भी मुश्किल से 25-30 लोग मिलेंगे, उनको भी कई बार बुलाने पर वो आते हैं। तो ये बात समझ में नहीं आती कि सोशल मीडिया में अचानक इतनी भीड़ कहाँ से आती है, अचानक इतने सारे विरोधी और इतने सारे पक्षधर लोग कहाँ से आते हैं, और उस सारे में सच्ची आवाज़ वाकई दब जाती है। मुझे याद आता है जब पी सायनाथ ने उस किताब को लिखा था, एवरीबॉडी लव्स अ गुड ट्राउट, और उन्होंने ये बात जाहिर की थी कि महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या वो बड़ी खबर नहीं बनी, लेकिन लैक्मे फैशन वीक बना। हिंदुस्तान में भी इस समय, अभी भी हम जिस हिंदुस्तान में जी रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी खबर तब बन रही हैं जब वो पूरा गुट दिखता है, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ों को तो 10 लाइक भी नहीं मिलते। अभिषेक, क्योंकि आप इस सिस्टम के साथ जुड़े रहे हैं, क्या वाकई ये हकीकत है जो सेफ गार्ड के टूल्स थे वो अपने जानबूझ के नहीं लिए, या फिर व्यापार या इंडिविजुअल बिजनेस या कोई और दबाव जिसके चलते हम उस सिस्टम को अपना ही नहीं रहे? देखिए, जैसे आपने कहा ना कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से कहा कि एक बिजनेस हो चुका है, ये क्या बहुत सारे आईटी शेयर्स, हर कंपनी के, हर पॉलिटिकल पार्टी से, तो ये इनका एक पूरा एक सिस्टम है जिसको जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। उनको पता है कि हमारे जो कानून, जैसे कानून बड़े रचा रहे हैं। आप देखिए, तमाम बार क्या होता है, कहीं बड़े किसी सेलिब्रिटीज़ पर हो कमेंट, तो आप खबर आएंगे हमारे कोई कार्टून बना देगा तो कोई गिरफ्तार हो जाता है। हमारे यहाँ बाल ठाकरे जी पर हमारे यहाँ 2 लड़कियों ने लिख दिया था उनके, उस पर तो तुरंत गिरफ्तार हो गई। लेकिन आप अमूमन देखें कि कितनी चीज़ें ट्रोलिंग हो रही है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं होता। तो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो समझते हैं, जो ट्रोलर्स है वो समझें कि हमारा जो कानून है वो इतना रचा है, कानून तो है लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, इसलिए उनको छूट मिली हुई है। सोशल मीडिया में बात करें तो आप सबसे पहले आजकल व्हाट्सअप देखिए, आप देखिए किस तरह के मैसेज आ रहे हैं, किस तरह के मैसेज, इसका कोई इतने भ्रामक है कि और लोग फॉरवर्ड करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो कानून है उसका इंप्लीमेंटेशन तब तक हम लोग जब तक पूरी तरीके से नहीं होगा, सोशल मीडिया का इसी तरह मिसयूज होता रहेगा। चलिए, यहाँ पर रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कि असल में ये जो सिस्टम हमने अडॉप्ट किया सोशल मीडिया का, इसके जो सेफगार्ड थे वो हमने नहीं अपनाए, लेकिन क्या भारत में साइबर लॉ इस तरह के हैं कि इस तरह के मसलों पर वो कुछ कर सकते हैं? अगर नहीं तो फिर आगे रास्ता कैसे बनेगा और इन पर लगाम कैसे लगेगी? ब्रेक के उस पर। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया मंथन। बात हो रही सोशल साइट्स, सोशल मीडिया की, जहां पर अफवाहों और झूठी खबरों के बाद सुप्रीम कोर्ट तक चिंतित है और उसने कहा कि इस पर अब कुछ होना चाहिए ताकि ये ना हो, इसे रोका जा सके। पर कानून के लिहाज से जब सबसे बड़ा जो मंदिर कानून का है वही चिंतित है, तो क्या कानून की कमी है? फिलहाल जो हमारे लॉज हैं वो क्या कहते हैं, या उनके हाथ बंधे हुए हैं या हाथ ही नहीं अभी? नहीं, देखिए, बड़ी विचित्र स्थिति है। कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट में 66A एक प्रोविज़न था IT एक्ट में, जिसको रद्द कर दिया था। 66A में कोई भी गलत नहीं था, वो सिर्फ IPC के प्रोविजंस को IT एक्ट में अप्लाई करता था। उसकी गलत तरीके से व्याख्या हुई, उसका गलत तरीके से पुलिस अधिकारियों ने मिसयूज़ किया। मिसयूज़ को रोकने के बजाय हमने उस कानून को रद्द कर दिया। अब सरकार और संसद उस पर विचार कर रही, नया कानून नहीं बना पा रही। जिन वकीलों ने उसमें कानून को रद्द कराने में बहस किया, आज फिर से नए कानून की बात कर रहे हैं। प्रश्न इस बात का है कि कानून सही गलत कम होता है, उसका मिसयूज़ ज़्यादा होता है। तो सोशल मीडिया में नियंत्रण रखने के लिए आज की तारीख में कोई कानून नहीं है। उसकी वजह से पुलिस अधिकारी IPC के गलत और बड़े ही ज़्यादा दमनकारी प्रावधानों को लागू करके लोगों को कई बार दमन करते हैं। 120 भी लगा देंगे, देशद्रोह लगा देंगे, दूसरी चीज़ें लगा देंगे। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में वो सारे कानून लागू होते हैं जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लागू होने चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है ग्रीवांस ऑफिसर। एक दिल्ली हाईकोर्ट ने गोविंदाचार मामले में एक ऑर्डर दिया था कि सारी इंटरनेट कंपनियां देश में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करें।
तो अगर किसी को आपत्ति है सोशल मीडिया कंटेंट से, तो हर बार पुलिस के पास क्यों जाए, हर बार सरकार के पास क्यों जाए? तो सामान्य व्यक्ति भी जाके उन कंपनियों के पास जाके बोले कि मुझे मिसयूज़ किया जा रहा है, मुझे ट्रोलिंग की जा रही है, मेरी फेक अकाउंट बना दिया गया है, तो इन कंपनियों ने हिंदुस्तान में कोई भी ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया किसी भी सोशल मीडिया कंपनी में। क्या ऐसा बाकी देशों में भी है? बाकी देशों में तो वहाँ पर यूरोप में और अमेरिका में तो बड़े सशक्त प्रावधान है, तो वहाँ पर तो ये लोग अपने सारे प्रावधान लागू करते हैं। चीन अपने आप को उसने बड़ा ही इन लोगों को एंट्री नहीं दिया है। भारत ही सबसे बड़ा इनके लिए देश है, भारत से सबसे बड़ी इनकम करते हैं, तो भारत में तो इनको लागू करना ही पड़ेगा जब हाईकोर्ट कहा। और ये हाईकोर्ट ने आदेश दिया था IT इंटरमीडिएट रूल्स के तहत। आप देखिए, आपको कल के दिन कहीं भी समस्या होती है तो आप उसमें जाके ग्रीवांस ऑफिसर तो करते हैं। अब तीसरे नंबर पे आते हैं हम राजनेताओं के बारे में। डिजिटल इंडिया में सब लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। हमने पिछले चुनाव में सारे लोगों के एफिडेविट का विश्लेषण कराया, सिर्फ 5 सांसदों ने सोशल मीडिया में खर्चों को दिखाया था। तो क्या बाकी सारे सांसद सोशल मीडिया में खर्चे कर नहीं रहे या दिखा नहीं रहे हैं या इलीगल यूजेस कर रहे हैं? तो जो सोशल मीडिया की बड़ी बड़ी आर्मी चल रही हैं, क्या ये इलीगल हैं? तो अगर इलीगल आर्मी चल रही है तो इन लोगों के ऊपर मकोका के तहत कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? हम ये क्यों समझते हैं कि सोशल मीडिया के लिए एक नया कानून लाना चाहिए? अगर वो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, उनके खिलाफ IPC के तहत आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए। तो जैसा वर्तिका मैडम बोल रही थी कि वो जो लोग हैं वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, वो ऑर्गेनाइज तरीके से, मशीनी तरीके से कर रहे हैं। उन मशीनों उस बिजनेस को बंद करना चाहिए। विनीत, कैसे से देखा जाए, क्योंकि रोकने की जब बात होती है, जो कि विराग कर रहे हैं, उनका पक्ष है कि भाई कानून है, आप लागू तो करें, और लागू करेंगे किस पर? क्योंकि जो कंपनियां जो कि एक कानून के तहत उनको जो सिस्टम तैयार करना चाहिए था वो भारत में नहीं है। क्या भारत इतना बड़ा ओपन मार्केट है और सब कुछ खुले छोड़ दिया है कि आप आइए, जिस तरीके से करना चाहें वो करिए, जिसका फ़ायदा उठा रही हैं, या फिर कुछ और कारण आप देखते हैं? ये काफ़ी कुछ उसी तरह से है जिस तरह मशरूम की तरह हमारे यहाँ केबल टेलीविज़न का दौर आया, और जब सारी चीज़ें फैल गई तब हम केबल एक्ट की बात करने लगे। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ये जोड़ने की कोशिश करना चाहता हूँ यहाँ पर कि इंडिविजुअल जो प्रैक्टिस है, जो व्यक्तिगत स्तर पर लिख रहे हैं, उसकी एक तरह से सोशल चेक एंड बैलेंस हो जाता है वर्चुअल स्पेस पर। अगर कोई बिल्कुल जाना पहचाना चेहरा है, नाम है या एनोनिमस नहीं है, तो उनको लोग फिल्टर कर देते हैं कि साहब आप गलत लिख रहे हैं, या आप उनको एक तरह से सोशली बॉयकॉट करते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है जो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से संगठित होकर राजनीतिक स्तर पर काम कर रहे हैं, चुनावी स्तर पर काम कर रहे हैं, उससे आप कैसे निपटेंगे? वो किस कानून और किस दायरे में आएगा? और बहुत बारीक हमें विभाजन करना पड़ेगा कि जो व्यक्तिगत स्तर का प्रयोग है और जो संगठन के स्तर पर का प्रयोग है, उन दोनों में क्या फ़र्क है। एक आखिरी बात ये जोड़ना चाहूँगा कि जब हम सोशल मीडिया कंटेंट की बात करते हैं तो एक कोई पैसिव मीडियम नहीं है। हम कुछ गलत लिखते हैं, हम कुछ गड़बड़ लिखते हैं, तुरंत कमेंट करके लोग कंडेम करते हैं, उसका खंडन करते हैं, कहते हैं साहब आपने गलत लिखा है। तो एक चेक एंड बैलेंस और फिल्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया तो वहाँ होती है, लेकिन अलग से अगर नियम थोप दिए जाएँ और बहुत सख्त कानून लागू कर दिए जाएँ तो व्यक्तिगत स्तर का लोग जो है विक्टिम हो जाएंगे, वो शिकार हो जाएंगे, वो पीड़ित होंगे, उसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। इसलिए सोचना बहुत संवेदना के स्तर पर होगा, बहुत मानवीय पक्षों को शामिल करते हुए सोचने की ज़रूरत है इसमें। वर्तिका, दोनों पक्ष हैं, कानून थोड़े हैं भी, और कानून अगर ज़्यादा होंगे तो फिर बंदिश बढ़ती है, स्वतंत्रता जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं दबती है। तो फिर रास्ता है क्या? देखिए, इस झूठ के कारोबार में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी राजनेताओं की ही रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर सोशल मीडिया के जरिए किसी भी बात को प्रसारित करना है, ये सबसे अच्छा माध्यम है, और इसीलिए वो बड़ा मुस्कुरा के सारी की सारी गतिविधि को देखते हैं। रिएक्ट वो तब करते हैं जब उनके खिलाफ कोई एक्शन या रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो वो उसे एंजॉय कर रहे हैं। पब्लिक कई पहले वो कंज्यूमर थी, अब वो पार्टिसिपेंट है और वो उसे एंजॉय कर रही है। हमें थोड़ा सा ये देखना होगा, इस देश में आज भी रेडियो को लेकर, जो न्यूज़ को लेकर अभी भी ये कोई तय नहीं हो पाया कि हम न्यूज़ को प्राइवेट पार्टी को दें या ना दें। इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि ये माना जाता है कि एयरवेव्स को अगर इस तरह खोल दिया गया तो कंटेंट को मॉनिटर कौन करेगा? और एक तरफ सोशल मीडिया है जिसकी कंटेंट की मॉनिटरिंग कोई नहीं है और पूरा देश आराम से देख रहा है, और कभी कभी चिंताएं हो रही हैं। ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी मामला लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि अब जब भी इस तरह की कुछ एक घटनाएं हों, फॉलो अप क्या है ये पब्लिक को ज़रूर पता होना चाहिए। हम हमेशा ये देखते हैं कि अच्छा कोई कार्टून बना, कोई अरेस्ट हुआ, 2 दिन की बात हुई, और फिर ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई कि वो पॉलिटिकल था या नॉन पॉलिटिकल था। बात हमेशा पॉलिटिकल नहीं होती, बात ये भी होती है कि किसी का निजता का हनन हुआ या नहीं हुआ, या वो एक फेक न्यूज़ के जरिए क्या वो सामाजिक जो पूरी स्थिति है उसको कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं पहुंचाएगी। अगर वैसा हो रहा है तो एक्शन क्या हुआ और उसके बाद फॉलो अप कहाँ है? अगर फॉलो अप होने लगेगा तो कानूनी तैयारी जो है वो हमारी ज़्यादा मजबूत होगी। अभी हम यहाँ बहुत कमज़ोर हैं। यहाँ पर कमज़ोर दिखते हैं। अभिषेक, क्या वाकई कानूनी
पहलू है, लेकिन लागू करने में हम कहीं संकोच करते हैं या ढिलाई है, या फिर कुछ और दिखता है अंदरूनी जो आप देखते होंगे साइट्स के अंदर? देखिए, एक सबसे पहली बात मैं ये भी कहता हूँ कि जैसे सोशल मीडिया पे जो सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई, उस पर सबसे बड़ी चिंता यह है कि कर से मैं देखूँ सोशल मीडिया पे इस विषय पर कोई चिंता नहीं हो रही। आपने तो जरूर शो किया कि सोशल मीडिया पे इस विषय पर कोई चिंता नहीं है, कोई ये बड़ी चिंता। दूसरा जो आपने कानून का मैंने कहा, देखिए क्या होता है, हम लोग हमेशा बात करते हैं जब चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया सेल्फ रेगुलेशन की, लेकिन मेरा कहना है सेल्फ रेगुलेशन एक रस्म अदायगी रह गया है सिर्फ। तो मैं चाहता हूँ कुछ रिस्ट्रिक्शन हो जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा नुकसान ना हो, लेकिन सिर्फ हम सेल्फ रेगुलेशन पर अगर सोचेंगे सोशल मीडिया पे चीज़ें सुधर जाएंगी तो हमने देखा मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं हो पाता है। तो सेल्फ रेगुलेशन एक रस्म अदायगी ना होकर उसको हम इस तरह से करें कि चीज़ें सेल्फ हो। जैसे हम देखते हैं अक्सर जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है किसी ट्वीट या किसी फेसबुक पोस्ट होएगा, तो जो भी संबंधित पक्षों कहता था कि मेरा ये हैंग हो गया या मेरा ये हैक कर दिया गया, ये मेरा अकाउंट ही नहीं है, मेरा अकाउंट ही नहीं है, किसी और का है, तो उस पर कोई कानून, जो हैक हुआ वो 15 मिनट बाद फिर वो ठीक हो जाता है या हम डिलीट कर देते हैं। तो जिस तरह से वो एक रिकॉर्ड होना चाहिए वो नहीं होता। तो मुझे लगता है कि कानून तो है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें करना पड़ेगा ढंग से। विराग, 2-3 चीज़ें मैं समझना चाहूँगा, तमाम जो व्यूअर हमारे देखते हैं, असल में अगर कहीं कोई गलत कंटेंट, झूठी खबर या अफवाह फैलाने की कोशिश हो तो एक आम नागरिक सोशल मीडिया को जो फॉलो करता है या देखता है वो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए आज के नियमों के हिसाब से? नहीं, बड़ी ट्रेजिक पोजीशन है। आपने जो बात बोली है कि आज की तारीख में किसी का फेसबुक का डुप्लीकेट अकाउंट बन जाए तो फेसबुक के अकाउंट बनाने के लिए आपको 1 मिनट लगता है, लेकिन डुप्लीकेट अकाउंट बनाने के लिए आपको पूरी प्रक्रिया पालन करना पड़ेगा। आपको अपना एफिडेविट देना पड़ेगा, पुलिस FIR की कॉपी देनी पड़ेगी, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो अकाउंट बनाते समय वो प्रक्रिया सख्त क्यों नहीं रखते हैं? बहुत सारी यहाँ पर एक विसंगतियाँ हैं। सरकार की सोशल मीडिया की पॉलिसी है, पर सरकार की सोशल मीडिया पॉलिसी के भीतर वो RTI के भीतर आता है, उनको अपना रिकॉर्ड रखना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, पर उसका पालन नहीं होता है। उसी सेम कंप्यूटर से आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे देश की सुरक्षा को खतरा है, पर उन नीतियों का पालन नहीं किया जाता है। इसमें मैं समझता हूँ कि जो सेल्फ रेगुलेशन का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि सोशल मीडिया कंपनियों के ऑफिस हिंदुस्तान में हों, उनके शिकायत अधिकारी हों और जनता सीधे उनसे सवाल जवाब करके और गलत कंटेंट को हटवा सके और जो फेक यूजर्स हैं उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो सके। इस पूरे सिस्टम के मैकेनिज़्म को हमने पुलिस के ऊपर छोड़ दिया है। पुलिस उसमें जब चाहती है उसमें एक बड़ी ज़्यादा राजनेताओं के इशारे पर बड़ी बर्बर कार्रवाई करती है और बाकी छोटे मोटे मामलों में या दूसरे लोगों के मामले में कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हम जब तक कानून बनाते रह जाएंगे तब तक तो पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी जो बिगनिंग होनी चाहिए कि देश से हजारों लाखों करोड़ रुपए का व्यापार ये सोशल मीडिया कंपनियां कर रही हैं। इनके सर्वर्स भारत में स्थापित होने चाहिए, इनके ऑफिसेज भारत में होने चाहिए, ये लोग अपने शिकायत अधिकारी यहाँ पर नियुक्त करें और अगर कोई शिकायत आने पर 36 घंटे के भीतर, नियम है कि 36 घंटे के भीतर उनको कार्रवाई करनी है, क्योंकि 36 घंटे में तो आदमी का पूरा क्रियाकलाप हो जाएगा। तो 36 घंटे के भीतर अगर वो 36 घंटे इज द मैक्सिमम लिमिट, अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो देन दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल इंस्टेड ऑफ कि हम इस पे आपस में बात करें। तो ये जब जवाबदेही तय होगी तभी पुलिस को भी राहत मिलेगी, क्योंकि आज पुलिस को भी बड़ी दिक्कत ये होती है कि पुलिस को जब भी कोई इंक्वायरी करनी होती है तो भारत के ऑफिस से भेजते हैं, भारत वाले लोग उसको अमेरिका ऑफिस से भेजते हैं और आज तक कभी देखिए सुनंदा पुष्कर वाले मामले में आज तक उसमें कोई आज तक डिटेल ही नहीं आ पाया। तो मैं समझता हूँ कि लॉजिकल एंड तक वही मामले हो पाते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं से राजनीतिक दबाव या राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। तो इसमें जो शुरुआत करनी पड़ेगी, रेगुलेटरी मैनेजमेंट तभी होगा जब सोशल मीडिया कंपनियों की भारत में जवाबदेही होगी। एक आखिरी कमेंट का, और क्या हमें अवेयर होना पड़ेगा और प्रोएक्टिव होना पड़ेगा अगर सोशल साइट्स पर हमें? तो बिल्कुल हमें एक्टिव भी होना होगा और दूसरी बात ये कि हमारे पास ऐसी पुलिस भी नहीं है जो कि साइबर क्राइम से डील करने के लिए पूरी तरह से इक्विप्ड हो। पूरे देश में जितनी भी जगह सेल बनाए गए हैं उसमें बहुत कम लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो पुलिस है उसका एक बड़ा हिस्सा दिल्ली में ही बड़ा हिस्सा तो VIP सिक्योरिटी में जाता है, उसके बाद जो बचता है उसमें से भी एक बहुत छोटा हिस्सा साइबर क्राइम पर जाता है, और वो भी जब बहुत बड़े किसी इंसान के साथ कोई घटना हो उस पर वो रिएक्ट कर पाता है, तो वो भी ट्रेनिंग नहीं है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग का अभाव है, हमारे यहाँ जानकारी का अभाव है और हमारे यहाँ एक्शन का अभाव है। तो तीनों स्तर पर हमें लोगों को अवेयर करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम मसले पर जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा और चिंतित है, सोशल साइट्स पर हम आप जो भी हैं कम से कम एक चिंता ज़रूर होनी चाहिए कि असल में झूठ और फरेब का जो मायाजाल बुना जा रहा है इसे कैसे तोड़ पाएंगे, क्योंकि अगर ये टूटेगा नहीं तो फिर सच कहीं छुपता जाएगा और दबता जाएगा। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।